जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में अब धान खरीदी 1 दिसंबर से होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए ऑफिशियल जानकारी साझा की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जानी है। भूपेश बघेल ने यह बयान रायपुर एयरपोर्ट पर दिया है, जबकि बीजेपी प्रदेश में 1 नवंबर से ही धान खरीदी की मांग कर रही है। धान खरीदी में देरी के भाजपा के आरोपों पर सीएम ने कहा है कि दिवाली में कौन सा किसान धान बेचेगा, किसानों को पैसों की कमी नहीं आएगी। 1 नवंबर को ही न्याय योजना की किस्त उन्हें मिल जानी है। दरअसल 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। हिमाचल प्रदेश के दौरे से वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। धान खरीदी को लेकर के दिए गए बीजेपी के बयान पर कहा कि प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर से लोग त्योहार मनाएंगे या धान बेचने आएंगे, इसलिए 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जानी है। पैसे की कमी वाली कोई बात नहीं है। अभी व्यापक पैमाने पर कोई भी कटाई नहीं हो रही है। और अब खबर है ऐसी अफसरशाही को लेकर के जो ही बहुत घटिया है, क्योंकि 250 किलोमीटर पैदल चलकर जो ग्रामीण है वो यहाँ पर अपने घर वापस जाएंगे। दरअसल बस्तर से पदयात्रा करके हुए ये लोग जो है रायपुर आए थे। राज्यपाल के आदेश के बावजूद जो है इनके लौटने की व्यवस्था अफसर द्वारा नहीं करी जा रही है। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ में अफसरशाही की मनमानी चल रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंगलवार को अंतागढ़ के ग्रामीणों को सरकारी व्यवस्था से घर छोड़ने का आदेश दिया था। ग्रामीण दोपहर बाद तक बस का इंतजार करते रहे, फिर पैदल ही 250 किलोमीटर के सफर पर निकल गए। ये ग्रामीण अपने गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे थे। ग्रामीणों के प्रतिनिधि सोमनाथ उसेंडी के मुताबिक मंगलवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके उनकी मांग सुनने रायपुर के इंडोर स्टेडियम पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन लोगों के घर वापस जाने का इंतजाम सरकार की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को इसके लिए निर्देशित कर दिया है और इस आश्वासन के बाद से उन लोगों ने राशन और अन्य सामान लेकर चल रही गाड़ियों में महिलाओं और बच्चों को बिठाकर गांव भेज दिया। रात को सभी लोग इंडोर स्टेडियम में ही रुके हुए थे। 35 करोड़ की ठगी के मामले में बीएन गोल्ड की संपत्ति कुर्क होगी। पीड़ितों को यहां पर रकम वापसी होने वाली है। दरअसल बता दें चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एलाइड लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करके इनमें से पैसा निवेश करने वाले को पीड़ितों को उनकी रकम वापस लौटाई जानी है। दरअसल कंपनी ने 2010 में लोगों को रकम दोगुना तिगुना करने और अधिक ब्याज देने का झांसा देकर निवेश करवाया था। ज्यादातर लोगों की रकम वापसी का समय वर्ष 2016 में आया। लोग अपनी रकम लेने पहुंचे तो कंपनी के जिम्मेदारों ने आनाकानी की और बाद में संचालक फरार हो गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के न्यायालय में कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। लोक अभियोजक के शुक्ला के मुताबिक कंपनी ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदेश के हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए की राशि जो है निवेश करवाई और रकम की वापसी के समय मुकर गए। पीड़ितों ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। एक के बाद एक शिकायतों की संख्या बढ़ती गई और निवेश की रकम लगभग 35 करोड़ पहुंच गई। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की और इस दौरान पता चला कि लोगों को झांसा देकर वसूले गए पैसे कंपनी ने तरपोंगी, टिकरापारा, तेलीबांधा सहित कई जगहों पर अचल संपत्तियां खरीदी है। इनमें से तरपोंगी की संपत्तियों को बेच दिया गया। दरअसल ये जो संपत्तियां हैं इनको कुर्क करके इनकी नीलामी होने वाली है और जो भी पैसे आने हैं उनको जो है निवेशकों को वापस लौटाए जाने हैं। 200 करोड़ की लागत से होगा प्रदेश की सड़कों का डामरीकरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अपनी तैयारियों में जुट गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सड़कों का डामरीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मरम्मत एवं डामरीकरण के योग्य सड़कों का चिन्हांकन प्रस्ताव पहले ही विभाग ने तय कर रखा है। इधर इसमें विधायक गणों की अनुशंसा
प्रशंसा एवं प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य की ग्रामीण अंचलों की ऐसी सड़कें जिनके मरम्मत एवं डामरीकरण की जरूरत है को लेकर के सर्वोच्च प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मरम्मत एवं डामरीकरण की आवश्यकता वाली सड़कों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के भी निर्देश जारी किए थे। बिजली कंपनी के 707 पदों पर 11 नवंबर तक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बारे में हमने आपको पूर्व में भी सूचना दिया हुआ है और हमारे जो भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनके लिए एक बार फिर से हम आपको अलर्ट दिखाना चाहते हैं। दरअसल जूनियर इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए महिलाओं और निःशक्त जनों को 45 वर्ष की आयु तक का मौका मिल सकता है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली कंपनियों में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव हुआ है। जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 707 पदों के लिए अब 11 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि कंपनी ने विज्ञापन की शर्त बदलकर अनारक्षित वर्ग के लिए और सारी सब महिलाओं और निःशक्त जनों के लिए 45 वर्ष की आयु तक आवेदन की छूट दे दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के कार्यपालक निदेशक मनोज खरे के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जनरेशन कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी में जूनियर इंजीनियर के 307 पदों पर तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। इनके लिए अभी तक 90,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं और निःशक्त जनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है। अब 45 वर्ष की आयु तक अनारक्षित वर्ग की महिलाओं और निःशक्त जन दोनों पदों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और अब खबर है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के। परीक्षा जो है मार्च के पहले सप्ताह से होगी। इस बार 6,82,000 से ज्यादा नियमित छात्र परीक्षा में बैठेंगे। दरअसल 10वीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। यह लगभग तय माना जा रहा है। इस बार 6,82,000 परीक्षा में नियमित तौर पर शामिल होंगे। प्राइवेट से परीक्षा देने वाले छात्रों के आवेदन की प्रक्रियाएं फिलहाल चल रही है। संभावना है कि प्राइवेट छात्रों के आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 7.5 लाख तक हो सकती है। पिछली बार बोर्ड परीक्षा नियमित व प्राइवेट के तौर पर तकरीबन 7.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए शेड्यूल अगले महीने जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले दिनों नियमित छात्रों के आवेदन मंगाए गए थे और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख रखी गई थी। इस बार 10वीं के लिए 3,90,000 नियमित छात्रों के आवेदन मिले हैं। वहीं 12वीं देने वाले नियमित छात्रों की संख्या 2,92,000 है। छत्तीसगढ़ में अब लगातार हल्की ठंड पड़ने लगी है। कई जिलों में पारा 20 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, यानी कि आप ठंड का अनुमान लगा सकते हैं। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो वहीं प्रदेश में रात का तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कुछ प्रमुख शहरों के बारे में बात करें तो रात का तापमान 20 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान पेंड्रा रोड में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। तो वहीं जगदलपुर में रात का तापमान 17.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। रायपुर का तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं पेंड्रा रोड में सबसे न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता और एरियर्स समेत कुल मिलाकर 14 सूत्रीय मांग की है। पिंगुआ कमेटी और कर्मचारियों के बीच बैठक संपन्न हो चुकी है। दरअसल बता दें, राजधानी रायपुर में पिंगुआ कमेटी और शासकीय कर्मचारियों के बीच बैठक संपन्न हुई है। बैठक में महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान के एरियर्स की मांग की गई है। कर्मचारियों ने कमेटी के सामने दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और 7वां वेतनमान की मांग की है। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ और कर्मचारियों के बीच कर्मचारियों के हित में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। बैठक में फेडरेशन अध्यक्ष समेत कर्मचारी संगठन के कई प्रतिनिधि शामिल थे। वेतन विसंगति समेत कुल मिलाकर 14 सूत्रीय मांगों पर भी चर्चा हुई है। नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने और छटनी रोकने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। कर्मचारियों ने मांग से संबंधित आवश्यक दस्तावेज कमेटी को भी सौंपा हुआ है।
छत्तीसगढ़ में एक परिवार की सामूहिक आत्महत्या का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। फांसी के फंदे पर लटका मिला है पति का शव, जबकि बीवी 2 मासूमों के साथ कुएं में कूद गई है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है, तो वही उसकी बीवी और 2 मासूमों की लाश घर के कुएं में पड़ी मिली है। मामला लालबाग थाना क्षेत्र के करमतरा गाँव का है। ये पूरी घटना जो है डोमन साहू का परिवार जो है खेत में धान की मिंजाई करने गया था। घर पर डोमन, उसकी पत्नी वेदिका और दोनों बच्चों जिनका नाम काव्या और पीयूष है, जिनकी उम्र लगभग महज 3 वर्ष और 2 वर्ष है, तो ये जो है घर पर थे। इसी दौरान पहले वेदिका ने अपने बच्चों को लेकर में जो है कुएं में कूद गई। आशंका है कि बीवी के कूदने के बाद ही डोमन ने अपने घर के आधा किलोमीटर दूर बने ब्यारी में फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की है। एक बड़ी खबर ये भी है कि राज्य में 70% से अधिक प्राचार्य के पद खाली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए नैक से अच्छी ग्रेडिंग हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश में कई शासकीय महाविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर महाविद्यालयों में प्राचार्य की बात की जाए तो 70 से अधिक फीसदी कॉलेजों में प्राचार्य के पद खाली पड़े हैं। जानकारों की माने तो तकरीबन 30 से 35 प्राचार्य 3-4 साल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यदि ऐसे में इनका जो है जल्दी पदोन्नति नहीं हुआ तो सभी महाविद्यालय प्राचार्य विहीन महाविद्यालय हो जाएंगे। इधर खबर ये भी है कि 261 सरकारी महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 261 सरकारी महाविद्यालय संचालित है, जिनमें से तकरीबन 170 में प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति नहीं होने की वजह से तकरीबन 90 कॉलेजों में नियमित प्राचार्य रह गए हैं। उनमें से भी ज्यादातर 3 से 4 वर्षों से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो वही राज्य में संचालित 203 यूजी कॉलेज में सिर्फ 45 पर ही नियमित कार्य पर पदस्थ हैं, जबकि 58 स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 38 में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। और अब खबर है जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने एससीसीएल का घेराव किया है। एमएलए धर्मजीत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार लगातार लोग हो रहे हैं। दरअसल बता दें, बिलासपुर में जनता कांग्रेस के नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने एससीसीएल मुख्यालय का घेराव किया है। उनका कहना था कि राज्य में निजी उद्योग को कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इसके चलते प्रदेश के लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एससीसीएल के सीएमडी से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र भी सौंपा है। मांगे पूरी नहीं होने पर विधायक व समर्थकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विधायक धर्मजीत सिंह ने केंद्र सरकार और एससीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तो प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, तो वही दूसरी तरफ एससीसीएल खदानों में भर्ती के लिए निकलने वाली वैकेंसी भी पूरी नहीं हो पा रही है। राज्य में कोरोना के एक बार फिर से 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। इंदौर में नया वेरिएंट AY4 मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी हुआ है। रायपुर में 4 समेत कुल मिलाकर 26 नए केसेस सामने आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में नया वेरिएंट AY4 मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो वही विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ भी नए वेरिएंट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल सावधानी न बरतने पर इस हर तरह की आशंका है। इस बीच जो है कोरोना के 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें रायपुर के 4 केसेस शामिल है, जबकि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी बताई जा रही है। इंदौर में मिले नए वेरिएंट AY4 के बारे में जानकारों का कहना है कि प्रदेश में इस वेरिएंट की मौजूदगी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से कवर्धा से खबर आ रही है। हिंसा में झुलसा कवर्धा बना छत्तीसगढ़ में राजनीति का अखाड़ा। कर्फ्यू के बीच लगातार भाजपा और कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन की होड़ मची हुई है। दरअसल बता दें, भले ही राज्य में विधानसभा चुनाव को अभी 2 वर्ष से अधिक का समय हो, लेकिन कवर्धा से इसकी तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन में लग गए हैं, जिसका नजारा कवर्धा में दिखाई दे सकता है। राज्य में 15 वर्ष बाद
कांग्रेस सत्ता में आई है। ऐसे में कांग्रेस इसे आसानी से गंवाना नहीं चाहती है, लेकिन भाजपा जो 15 साल तक सत्ता में रही, जो अब विपक्ष की भूमिका निभा रही है, फिर से सत्ता में आने को आतुर है। हालांकि विधानसभा चुनाव को अभी 2 वर्ष से भी अधिक का समय बाकी है, लेकिन इसकी नींव जो है कवर्धा शहर में रखी जा चुकी है। कवर्धा शहर में बीते 23 दिनों से धारा 144 लागू है, तो वही 21 दिनों से कर्फ्यू भी चल रहा है। यह एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते कवर्धा शहर से ही राजनीतिक पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों ओर से जो आजमाइश दिखाई दे रही है, यह कवर्धा शहर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने सरकारी विभागों से जानकारी तलब की है। ओबीसी अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों की भी यहां पर गिनती होने वाली है। ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गिनती करने के लिए रजिस्ट्रेशन को 55 दिन पूरे हो गए हैं। 1 सितंबर से अब तक 77,72,908 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब सरकार ने अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी की गिनती कराने का फैसला किया है। इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में मांगी गई है। हालांकि समाज को संदेह है कि आयोग की रिपोर्ट से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। वे चाहते हैं कि उन्हें 100% आरक्षण मिल पाए। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, वन मंत्री ने राजीव भवन में लोगों से मुलाकात की है। अकबर ने कहा, बारदाने का संकट हर साल, लेकिन इस कमी को जल्द ही दूर कर लेंगे। दरअसल बता दें, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान बारदाने का संकट हर साल रहता है, लेकिन सरकार इस कमी को दूर कर लेगी। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मिलिए मंत्री से कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद अकबर ने पत्रकारों से ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से मुलाकात के बाद लगभग 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से स्वेच्छानुदान, ट्रांसफर, वनाधिकार, आवास तथा परिवहन से जुड़े कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी मिले आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अकबर ने कहा है कि वन भैंसा की संख्या बढ़ाने के लिए असम से वन भैंसा लाया गया है। समय अनुसार उनकी संख्या में वृद्धि होगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।